इलेक्ट्रिसिटी का आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो इसमें प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है। जैसे कि प्रतिरोधकता ताप में आप ये जानते हैं कि रो इक्वस टू आर आई एल होता है। आर का मान एम एल एन स्क्वायर इंटू टाउ रखोगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, ये हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता मतलब एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल में जो उपस्थित प्रतिरोध होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या लंबाई बढ़ाने पर, ध्यान रखिएगा, क्या लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है या घटता है। तो याद रखें, लंबाई बढ़ाओगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और ये भी है, क्या क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ता है या घटता है। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एकांक लंबाई मतलब एक छोटे से भाग के बारे में हम लोग विचार करते हैं। तो यहाँ पे एक बात क्लियर आप लोग याद रखिएगा कि न तो लंबाई बढ़ने से प्रतिरोधकता बढ़ेगा, न तो उसका क्षेत्रफल बढ़ाने से बढ़ता है। हाँ, प्रतिरोध पर प्रभाव जरूर पड़ता है ना, क्योंकि प्रतिरोध में अगर लंबाई बढ़ाओगे तो आर प्रोपोर्शनल टू एल होता है और आर इनवर्स प्रोपोर्शनल टू ए होता है ना। तो ऐसा अगर आपका प्रतिरोध में होता है, पर प्रतिरोधकता में एक बात क्लियर मैं आपको बता दूं कि दोनों बढ़ाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हम उस चीज को देखेंगे कि ताप का क्या प्रभाव होता है। ताप का प्रभाव इस पर पड़ता है। देखिए यहाँ पे रो इक्वल टू आर ए बाई एल, या फिर ये हो जाएगा, ये दो कारकों पर निर्भर करती है। पहला कि आपका रो प्रोपोर्शनल टू 1/n, उसकी प्रकृति, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बोल सकते हैं, तो प्रकृति पर, और एक उसकी किस चीज पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है ना। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस चीज में ज्यादा होगा उसमें कम ज्यादा, ऐसा आपका हो सकता है। अब आपका धातुओं के लिए है ना, तो धातुओं के लिए क्या हो जाएगा, देखिए मान लेते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, रो जीरो है ना, मान लेते हैं रो जीरो, या फिर टेम्परेचर जब टी जीरो है तब उसका विशिष्ट प्रतिरोध रो जीरो है। जब टेम्परेचर आपका टी है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आपका रो इंटू कितना हो जाएगा, आपका रो केवल बोल सकता हूँ, है ना, टेम्परेचर ये होगा। अब जैसे एक चीज आप लोग कक्षा 11 में पढ़े, अल्फा इक्वस टू डेल एल अपन एल इंटू कितना होगा, डेल टी। ये आप लोग जानते हैं रैखिक आवेश, आपका रेखीय प्रसार गुणांक है ना। तो आप लोग ये जानते हैं रेखीय प्रसार गुणांक। ठीक उसी प्रकार से देखिए उसमें भी ऐसा था कि टेम्परेचर T1 पर लेंथ क्या होता है, आपका क्या होगा T0 टेम्परेचर पर L, और आपका T टेम्परेचर पर उसका क्या हो जाएगा, आपका L। तो डेल एल जो भी होता है L माइनस क्या होगा, L माइनस एल नॉट, जो भी आप लोग उस चीज़ को बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक चीज आता है जिस चीज को यहाँ पे कहा जाता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता ताप, आपका ताप गुणांक। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक यहाँ अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको अल्फा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और अल्फा आर इक्वस टू यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका ठीक इसी प्रकार से रो माइनस रो नॉट, और आपका क्या होगा रो जो नॉट होगा टी माइनस कितना टी नॉट। तो ये होता है प्रतिरोधकता ताप गुणांक। अब थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे कि प्रतिरोधकता ताप गुणांक क्या होता है। देखिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक एक कांस्टेंट होता है ना, एक नियतांक। और एक नियतांक का परिभाषा तभी दिया जाता है जब वहाँ से क्या हो जाएगा, वहाँ कुछ चीज़ों को एक करते हैं। यदि हम लोग उसका प्रारंभ में आपका प्रतिरोधकता एकांक हो और उसका टेम्परेचर में जो भी होगा वो एकांक हो, तब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, अल्फा आर बराबर रो माइनस कितना होगा, रो माइनस कितना होगा रो नॉट। तो इसका अर्थ क्या है कि आपका जो इसमें क्या हो जाएगा, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक ताप को, यहाँ पे इसको 1 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, और एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक तार को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोधकता में जितनी वृद्धि होती है उसे प्रतिरोधक ताप गुणांक कहते हैं। फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, एकांक प्रतिरोधकता वाले चालक तार को, एक चालक ऐसा है जिसका एकांक प्रतिरोधक है, उसके ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितना परिवर्तन, ये आपका रो माइनस रो नॉट परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, जितना परिवर्तन होता है उसे प्रतिरोधकता ताप गुणांक कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन पूछा भी जाता है ना। तो प्रतिरोधकता ताप गुणांक ये हुआ, ये अब इसका जो मात्रक होता है वो ध्यान रखिएगा,
मात्रक क्या होता है, इसमें रो नॉट कट जाता है, तो इसका मात्रक जो होता है वह आपका डिग्री सेल्सियस है ना, इनवर्स यहाँ पे, या इसी चीज को प्रति प्रति भी कहा जाता है, प्रति डिग्री सेल्सियस भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका क्या होता है, प्रतिरोधकता ताप गुणांक यहाँ से आपका आता है। अब ये कौन कौन से कारणों आपका कारकों पर निर्भर करती है, इस चीज को हम लोग ये देखेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये जो धातु के लिए है, मैं एक ग्राफ भी यहाँ पे खींच सकता हूँ। ये धातुओं के लिए इस प्रकार से यहाँ पे ग्राफ बढ़ती है, जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाओगे ना, तो उसका जो प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी, है ना। दूसरा नंबर यहाँ पे आता है मिश्र धातु के लिए। जब यहाँ पे मिश्र धातु के लिए क्या होता है, अब यहाँ पे मिश्र धातु जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैग्नीन होता है, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, है ना, ये 2-3 चीज़ों का क्या होता है, मिश्रण होता है। तो मिश्र धातु के लिए जब यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं तो कुछ चीज़ों के लिए वह कुछ भी नहीं होता, है ना। प्रारंभ में उसका प्रतिरोधकता बहुत, इसका अर्थ यह है कि प्रतिरोधकता उच्च होता है, और जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं तो उसकी जो प्रतिरोधकता है वो भी क्या होती जाती है, ये ताप प्रारंभ में कुछ नहीं होता है ना, मिश्र धातु में जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती जाती है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है आपका अर्धचालक। देखिए अर्धचालक पर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। अर्धचालक में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए अर्धचालक मतलब जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहीं पे धारा प्रवाह होते हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो यहाँ से आपका क्या होगा, जब यहाँ से आप इसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, ताप को बढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आपका इसका उल्टा मान हो जाता है ना, कि अगर यहाँ अल्फा जो होता है वो आपका ऋणात्मक होता है, तो अल्फा ऋणात्मक होता है मतलब यहाँ पे हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोधकता क्या होता है, ये इस प्रकार का ग्राफ आता है। आप ताप को बढ़ाते जाओगे तो उसका जो प्रतिरोधकता है वो क्या होता है, देखिए धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो इस प्रकार से ये अर्धचालक के लिए होता है, ताप बढ़ाएंगे तो उसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो आपका क्या होता है, कम हो जाता है। अब देखिए अर्धचालक के बाद आपका क्या होता है, विद्युत रोधी आता है। तो विद्युत रोधी मतलब क्या होता है, विद्युत रोधी मतलब होता है कि जिसमें आपका कुछ भी आपका दूर दूर होता है। विद्युत रोधी मतलब धारा का प्रवाह जिसमें नहीं होता। तो विद्युत रोधी में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं कि विद्युत रोधी में भी आपका क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, जो अल्फा होता है वह ऋणात्मक होगा। मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, वही आप बोल सकते हैं कि जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे तो उसमें भी क्या हो जाता है, कम आपका होने लगता है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे आपका एक और भी होता है अपघट्यों के लिए, है ना। तो आपका विद्युत अपघट्य, तो विद्युत अपघट्य में भी क्या हो जाता है कि एक सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन में जो भी आपका क्या होगा, विद्युत अपघट्य होता है। ताप बढ़ाओगे तो जैसे जैसे ताप बढ़ाते जाते हैं ना, उसके आयन टूटते जाते हैं, और आयन टूटते जाते हैं तो उसकी आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। मतलब जस्ट लाइक उल्टा, मतलब ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता कम होने लगती है। तो ये अलग अलग है, आप स्मॉल नोट आप लोग इसको लिखते जाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे 2 चीज आती है, ओमीय प्रतिरोध और अनओमीय प्रतिरोध, है ना। ओम के नियम की एक सीमा भी बोल सकते हैं। ओमीय प्रतिरोध किस चीज को बोलते हैं, है ना। तो जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे एक ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, तो जिसमें एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, भी को यहाँ पे बढ़ाएंगे, है ना, और यहाँ पे आई होगा तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। ओम के नियम का जो पालन करता है उसे ओमीय प्रतिरोध, मतलब वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो जितने भी आपका तार होते हैं, आपका यहाँ पे ये भी बोल सकते हो कि चांदी होता है, तांबा होता है, जितने भी धात्विक चालक होते हैं, या फिर आपका अभी अभी हमने मिक्स धातु देखा, मैग्नीन होते हैं, है ना, ये सब क्या होते हैं, ओमीय प्रतिरोध। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है अनओमीय प्रतिरोध। तो जाहिर सी बात है, अनओमीय प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है। तो ओम के नियम का पालन जो नहीं करता, मतलब ये बोल सकते हैं कि V और I के बीच जो ग्राफ होता है ना, यहाँ जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता,
है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा जाएगा, फिर उसके बाद उसका जो व्यवहार है वो सीधा जाने के बजाय वो क्या होता है, झुक जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पे आपका होता है, उसका जो वक्र होता है। तो ये जो आपका होता है, आपका हम लोग अर्धचालक में पढ़ते हैं, है ना, जिसको कि आपका कहा जाता है कि ट्रांजिस्टर, इसका जो उदाहरण होता है ट्रांजिस्टर, है ना। आपका क्या हो जाएगा, निर्वात ट्यूब, है ना। तो ट्रांजिस्टर, निर्वात ट्यूब, ये सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, अनोमीय प्रतिरोध के अंतर्गत आते हैं, है ना, जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं।